आज हम लोग इतिहास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज से आपको इतिहास के भी क्वेश्चन मिलेंगे। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इटली और जर्मनी जो है ये आते हैं यूरोप के अंतर्गत। यूरोप महादेश है, इसी के अंतर्गत इटली और जर्मनी आते हैं। और फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो फ्रांस में जो वियना कांग्रेस के द्वारा जो स्थापना की गई थी वो की गई थी बुर्बो वंश की। किस वंश की बच्चों? बुर्बो वंश। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो इसका संबंध था कार्बोनरी संगठन से। चौथा क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था, क्योंकि इटली और जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था तो इसके पक्ष में इंग्लैंड थे, रूस भी थे, प्रसा भी थे, लेकिन ऑस्ट्रिया इसके एकदम विपक्ष में था। पांचवा क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो काउंट काबूर को जो नियुक्त किया गया था, आपने पढ़ा भी होगा बुक में, प्रधानमंत्री के पद पर इसको नियुक्त किया गया था। चलिए छठा क्वेश्चन है, गेरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो यहाँ देखिए गेरिबाल्डी लिखा हुआ है, बाल्टी को बना लीजिए बाल्टी, और बाल्टी इसमें देखिए किससे रिलेट कर रहा है, तो नाविक से, क्योंकि नौ अगर है तो नौ में पानी से संबंधित है और यहाँ बाल्टी भी पानी से संबंधित। गेरिबाल्डी का संबंध नाविक हो जाएगा। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किया था वो थे नेपोलियन बोनापार्ट। तो ये सब क्वेश्चन जो है बच्चों एकदम प्रीवियस भी पूछे गए हैं और बार बार पूछे गए हैं, इसलिए इसकी 2023 में आपके एग्ज़ाम में आने की इसकी काफ़ी संभावनाएं हैं। आठवां क्वेश्चन है आपके सामने, जालवेरिन कैसी संस्था थी। तो जालवेरिन जो थी, देखिए जाल से आपको संबंध कर लीजिए जाल से, कि उस समय में क्या था कि बहुत पुराने समय की अगर हम बात करें तो जाल से संबंधित एक प्रकार से कीजिएगा तो वो आ जाएगा किससे, तो मछली का जो व्यापारी होता है ना, मछली उछली बेचने वाला, तो व्यापारी को आप टिक कर सकते हैं इससे। तो यही आंसर हो जाएगा व्यापारी, क्योंकि उस समय का जाल से संबंधित व्यापारी। इस तरह से आप कोलरेट करके थोड़ा याद रख सकते हैं कि आपको गलत ना हो पाए। अब है रक्त एवं लौह की नीति, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो रक्त एवं लौह की जो नीति थी इसका जो अवलंबन किए थे वो थे बिस्मार्क। अब है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो हुई थी 1871 में। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। तो 11 नंबर का देखिए यहाँ आपके लिए आंसर हो जाएगा यूनान, क्योंकि उस समय में हम लोग ये चीज़ को जानते हैं, अभी भी हम लोग बहुत सारा यूनानी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो वही यूरोप वासियों के लिए साहित्य और ज्ञान का प्रेरणा स्रोत रहा था। अब है नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। तो नेपल्स की जो क्रांति हुई थी वो हुई थी 1821 में। 13 नंबर का क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। तो चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था बच्चों वो हुआ था इंग्लैंड में। अब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 14 नंबर में। तो यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1832 में। इसके बाद देखिए ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की थी। तो ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की जो व्याख्या की थी वो किए थे हिगेल किए थे ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या। अब है एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी। तो इसकी संधि हुई थी 1829 ईस्वी में। 17 नंबर का क्वेश्चन है, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। तो एड्रियानोपुल की संधि जो हुई थी ये हुई थी तुर्की और रूस के बीच। सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो सेडोन का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था बच्चों फ्रांस और प्रसा के बीच। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था। मतलब कौन सा ऐसा देश था जिसका हंगरी पर पूरा अधिकार था। हंगरी पर, तो हंगरी पर जो पूरा अधिकार था वो था ऑस्ट्रिया। अब है पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया।
तो पोलैंड के विद्रोह को जो कुचल दिया था वो था रूस। अब सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? और 1870 में जो फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था वो हुआ था बच्चों कहाँ? सेडोन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो किस युद्ध के बाद हुआ था ये बच्चों? तो ये हुआ था सेडोन के युद्ध के बाद। सेडोन के युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया था। अब 23 नंबर का क्वेश्चन है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप के जो संस्थापक थे वो थे मेजनी। यंग यूरोप के संस्थापक थे मेजनी। 24 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत वीवीआई है, इस बार पूछने की एकदम संभावना है इसकी। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है, इसको याद रखना है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो ये वियना कांग्रेस हुए थे 1815 ईस्वी में। 26 नंबर में देखिए, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण के जो प्रमुख वास्तुकार थे वो थे बिस्मार्क। इसको जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार माना जाता है। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो इटली के एकीकरण में इसमें से जो संबंध नहीं है, देखिए मेजनी का संबंध था, काउबुर का भी संबंध था, गैरिबाल्डी का भी संबंध था, बिस्मार्क का संबंध नहीं था। 28 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो ये जो शासन स्थापित हुआ था 1830 की क्रांति के बाद, ये संवैधानिक राजतंत्र, इसी तरह का शासन स्थापित हुआ था। अब देखिए 29 नंबर का क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए जो उत्तरदायी था वो थे बिस्मार्क। अब है 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो 1871 में आप लोग जब हिस्ट्री के बुक को पढ़िएगा ना, जब पढ़े होंगे तो उसमें आप लोग देखे होंगे, नहीं पढ़े हैं तो एकदम यहाँ ऑब्जेक्टिव को देखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बुक को पढ़े होंगे उसको ध्यान में आ रहा होगा। हर एक जो भी हम आप लोगों के सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला रहे हैं वो बुक से ही संबंधित है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, सब पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए इसको देखिए, बार बार देखिए, जिससे आपको परेशानी ना हो, ऑब्जेक्टिव आपका एक भी गलत ना हो, अच्छे मार्क आपको आ जाएँ, यही हमारी कामना है। और ये जो 1871 में संधि हुई थी, ये हुई थी फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि। अब है इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था? तो इटली के एकीकरण में जो योगदान किया था वो थे मेजनी भी थे, इसके बाद गैरिबाल्डी भी थे, और इटली के एकीकरण ये भी थे, मतलब ये इनमें से सभी हो जाएगा। अब है रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था? तो रॉबर्ट ओवन जो था ये ब्रिटेन का निवासी था। रॉबर्ट से नाम से ही लग रहा है, ये रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन के निवासी थे। चलिए बच्चों, अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगता है तो जितने भी आपके दोस्त हैं सभी के पास ये शेयर कीजिए, जिससे उसको फ्री हमारे द्वारा ऑब्जेक्टिव बनाने में उसको हेल्प हो और वो भी सीख सकें, उनके भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाएं।